प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर सहदेव पारिक श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा से। विद्यार्थियों आज हम समाजशास्त्र के विषय के बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र आज के प्रकरण स्वरूपात्मक संप्रदाय की आलोचना के विषय में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों पूर्व में हमने आपको समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के निर्धारण में आपको दो संप्रदाय बताए थे, एक स्वरूपात्मक संप्रदाय और दूसरा जो आपको बताया था वो समन्वयात्मक संप्रदाय। स्वरूपात्मक संप्रदाय की जब हम बात कर रहे थे तो स्वरूपात्मक संप्रदाय में मैंने आपको बताया था कि जारस शिमेल जर्मन समाजशास्त्री थे और इनको इस संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। उसके बाद में टॉनिज, वानविज, वीरकांत और मैक्स वेबर के विचारों की हमने चर्चा की थी। ये इसके समर्थक विचारकों में है। विद्यार्थियों जो समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र निर्धारण की जब हम बात करते हैं तो उस विषय क्षेत्र के निर्धारण में दोनों ही संप्रदाय जो हों बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज जो स्वरूपात्मक संप्रदाय जो दिया गया था, जो कि समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाने के पक्षधर थे, उन सारे विचारकों के विचारों को हमने स्वरूपात्मक संप्रदाय के अंतर्गत पढ़ा रहा। आज हम स्वरूपात्मक संप्रदाय की कुछ कमियों के विषय में, आलोचनाओं के विषय में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, क्रिटिसिज्म ऑफ फॉर्मल स्कूल की जब बात करें तो आलोचकों का ये कहना है कि समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को अन्य समाज विज्ञानों से पृथक एवं विशिष्ट निर्धारित करने में इस संप्रदाय के समर्थक अपने प्रयासों में काफी असफल रहे और इनकी असफलताओं पर सोरोकिन और फीचर जैसे विद्वानों ने विशेष विस्तार से प्रकाश डाला है। फीचर ने स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थकों को समाजशास्त्री मानने से ही इनकार कर दिया है कि ये विचार जो है वो एक समाजशास्त्री के नहीं हो सकते हैं। और जिस प्रकार के विचार स्वरूपात्मक संप्रदाय के विचारकों के द्वारा किया गया है, व्यक्त किया गया है, तो उसे नहीं लगता कि ये किसी समाजशास्त्री के हो सकते हैं। फीचर ने यह कहकर के इस संप्रदाय की आलोचना की कि स्वरूपात्मक संप्रदाय सामाजिक जीवन की व्यवहारिक प्रकृति की व्याख्या जो वो नहीं करता है। अतः इस आधार पर स्वरूपात्मक संप्रदाय जो हो एकांगी संप्रदाय है। दूसरी बात करते हैं सोरोकिन के द्वारा की गई आलोचना, क्रिटिसिज्म बाय सोरोकिन। सोरोकिन ने इस संप्रदाय की अपनी जो आलोचनाएं हैं वो अपनी प्रसिद्ध करती कॉन्टेम्परेरी सोशियोलॉजिकल थ्योरीज में की है, जिसे हम कुछ बिंदुओं के अंतर्गत विभाजित कर समझाने का प्रयास करेंगे। पहला जो उन्होंने कहा कि नवीन विज्ञान का जो दावा है वो आधारहीन है। क्या कहा कि नवीन विज्ञान का जो दावा स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थकों द्वारा किया गया कि सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन अन्य कोई भी विज्ञान नहीं करता है, इस संप्रदाय का यह दावा है कि समाजशास्त्र वही नवीन विज्ञान है जो कि सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करता है। सोरोकिन का यह कहना कि इस संप्रदाय का कि समाजशास्त्र वही नवीन विज्ञान है जो कि सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करता है, ये बिल्कुल आधारहीन है। और सोरोकिन ने कहा कि सिमेल, टॉनिज, वीरकांत और वानविज आदि के जो अध्ययनों की तुलना में जब उन्होंने कानून शास्त्र में सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन कहीं अधिक सुनिश्चित और अच्छे तरीके से किया गया है, तो स्वरूपात्मक संप्रदाय की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय कानून में अंतर समूह संबंधों के प्रकार
जैसे संपर्क, अकेलापन, समझौता, विरोध, संघर्ष, युद्ध आदि का अध्ययन अधिक ध्यान और अधिक से अधिक स्पष्टता और अधिक औपचारिकता के साथ किया गया है। यह किया जाता है। अर्थशास्त्र के उदाहरण के रूप में उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र का उदाहरण लीजिए कि यहाँ श्रम विभाजन और सामाजिक विभेदीकरण, सहयोग और साहचर्य, शोषण आदि के अतिरिक्त अनेक सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन जो वो करता है। स्वरूपात्मक संप्रदाय कोई नया नहीं है जो कि पहली बार सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि विद्यार्थी वो ये मानते हैं कि इससे पहले भी ऐसे कई विज्ञान विकसित हो चुके हैं जो स्वतंत्र रूप में सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करते हैं या कर रहे हैं। स्वरूपात्मक संप्रदाय से पहले अनेक विज्ञान इसका अध्ययन बहुत अधिक विस्तार, क्रमबद्ध और व्यवस्थित तथा सुचारू रूप से करते हुए नजर आ रहे हैं या करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्वरूप और अंतर्वस्तु का अंतर जो असंभव या मिथ्या है, झूठा है। इस संप्रदाय के जो स्वरूप और अंतर्वस्तु को एक दूसरे से अलग मानता है, यह अंतर सामाजिक संबंधों के स्वरूपों पर लागू करना गलत है। जो उससे स्थान घेरती है उन पर यह अंतर सरलता तथा व्यवस्थित तरीके से लागू किया जा सकता है, लेकिन सत्ता, शक्ति, प्रभुत्व, अधीनस्थता, प्रतिस्पर्धा तथा अन्य स्वरूपों पर जो स्थान नहीं घेरता है पर कैसे लागू किया जा सकता है। सोरोकिन ने एक उदाहरण के द्वारा इसे समझाया। इनका कहना है कि एक गिलास को शराब, पानी अथवा चीनी से बिना उसके स्वरूप को बदले हुए भर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि भौतिक जगत में ऐसा संभव है कि एक अंतर वस्तु को, एक पदार्थ की अंतर वस्तु को प्रभावित किए बिना उसके बाह्य स्वरूप को या बाह्य स्वरूप को प्रभावित किए बिना अंतर वस्तु को प्रभावित कर सके। परंतु सामाजिक संस्था की कोई कल्पना नहीं कर सकते जिसका स्वरूप उसके सदस्यों के बदल जाने के बाद ना बदले या वैसे के वैसा बना रहे। कहने का मतलब सामाजिक जगत की जब हम बात करें, सामाजिक संस्था की बात करें या ऐसी कोई भी जिनकी अंतर्वस्तु व्यक्ति हैं और उसका स्वरूप भी उन व्यक्तियों की विशेषताओं के रूप में हमें दिखाई देता है, तो यदि अंतर्वस्तु बदलेगी तो स्वरूप निश्चित रूप से बदलेगा। सामाजिक जगत में ऐसा नहीं माना जाता कि स्वरूप और अंतर्वस्तु एक दूसरे से अलग हैं, या सामाजिक संबंधों की बात करें या सामाजिक विषयों की बात करें तो उसमें अंतर्वस्तु के बदलने पर स्वरूप परिवर्तित न हो, ऐसा संभव नहीं है। सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में स्वरूप और अंतर्वस्तु को एक दूसरे से अलग करके हम नहीं देख सकते हैं, और ऐसा करना यदि मिथ्या है तो समाजशास्त्र में स्वरूपात्मक संप्रदाय का दावा भी गलत है, और समाजशास्त्र की सामाजिक संबंधों के स्वरूप का विज्ञान कहना भी समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूप का विज्ञान कहना भी अवैज्ञानिक और तर्कहीन है। और दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि भौतिक जगत के उदाहरणों के द्वारा सामाजिक जगत के उदाहरणों या सामाजिक जगत को समझना और समझाने का प्रयास करना बिल्कुल ही निरर्थक है या दोषपूर्ण है। अवधारणाओं का प्रयोग जो हो दोषपूर्ण है। स्वरूपात्मक संप्रदाय के विद्वानों ने सामाजिक संबंधों के स्वरूपों के जो विभिन्न अर्थ लगाए हैं वे दोषपूर्ण और भ्रामक हैं। एक स्थान पर तो वे लिखते हैं कि समाजशास्त्र की विशेष सामग्री मानव संबंधों के स्वरूप हैं, लेकिन कुछ पंक्तियों और पृष्ठों के बाद ये लिखा गया कि
विषय सामग्री समाजीकरण के स्वरूप, यानी कि ये दोनों आपस में विरोधाभासी है। ये दोनों बातों का जो है बिल्कुल अलग अलग अर्थ निकलता है। मानव संबंधों के स्वरूप का अर्थ न केवल समाजीकरण के स्वरूप है बल्कि विसमाजीकरण, एकीकरण, विघटनात्मक, सहयोग, युद्ध आदि भी इसमें शामिल होते हैं। अगर हम समाजशास्त्र को मानव संबंधों के स्वरूप का विज्ञान कहते हैं तो विरोध, संघर्ष, युद्ध, विघटन आदि की प्रक्रियाएं जो है वो समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में आ जाते हैं। अगर हम समाजशास्त्र को समाजीकरण के स्वरूपों का विज्ञान बताते हैं तो समाजीकरण से भिन्न और विरोधी प्रक्रियाएं, युद्ध, संघर्ष, विघटन, विसमाजीकरण आदि समाजशास्त्र के विषय में या विषय क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किए जा सकते। सिमेल और उसके समर्थकों ने इस परिभाषा को एक ही अर्थ में प्रयोग किया है। यह दोषपूर्ण है, अस्पष्ट है और अतार्किक है। और इस संप्रदाय का ऐसा मानना है कि ये दोनों अवधारणाएं एक दूसरे का पर्यायवाची नहीं है। सोरोकिन के अनुसार इस अर्थ में तो ये लोग अभी तक शुद्ध दार्शनिक और अनुमानात्मक समाजशास्त्र की अवस्था में ही माने गए हैं और शुद्ध समाजशास्त्र की जो धारणा है उसको भी बनाने में असफल रहे। स्वरूपात्मक संप्रदाय ने शुद्ध समाजशास्त्र का जो सपना देखा था वो दूसरे विज्ञान की जानकारी से स्वतंत्र हो। इन्होंने वैज्ञानिक समाजशास्त्र कैसे बनाया जाए पर तो काफी चर्चा की, लेकिन शुद्ध समाजशास्त्र का निर्माण करके नहीं दिखाया। यानी कि शुद्ध समाजशास्त्र का मतलब केवल और केवल किसी अन्य विज्ञान पर आधारित न होकर अपने आप में पूर्ण। स्वरूपात्मक संप्रदाय ने सैकड़ों खंड लिखे, प्रकाशित किए और समाजशास्त्र का एक स्वतंत्र विज्ञान कैसे है, समाजशास्त्र को क्या होना चाहिए, इसका निर्माण कैसे किया जा सकता है, इसे दूसरे विज्ञानों से कैसे भिन्न या अलग कर सकते हैं, ये सब बातें निरर्थक हैं। और ये सब विचार जो हैं वो लेखक की असमर्थता ही जताते हैं। जिस प्रकार हम ऐसे किसी केमिस्ट्री या रसायन शास्त्र की कल्पना नहीं कर सकते जो कि भौतिक शास्त्र के ज्ञान का उपयोग नहीं करता हो, या उसी प्रकार से हम ऐसे समाजशास्त्र की भी कल्पना नहीं कर सकते हैं जिसमें अर्थशास्त्र या राजनीति शास्त्र के सिद्धांतों को काम में न लिया जाए। यानी कि आज जिस तरीके की विचारधाराएं चल रही है, एक दूसरे के सिद्धांतों का प्रयोग करने की जो बात चल रही है, तो पूर्ण रूप से स्वतंत्र समाजशास्त्र की आवश्यकता ही कहाँ। अगर विज्ञान एक दूसरे के आंकड़े परस्पर काम में लेते हैं तो उसमें हानि भी क्या है, और जब ऐसा करना असंभव है तो इसके पीछे धन, समय और श्रम का उपयोग करने की क्या आवश्यकता है। अतः स्वरूपात्मक संप्रदाय द्वारा समाजशास्त्र के निर्माण या शुद्ध समाजशास्त्र के निर्माण, स्वतंत्र समाजशास्त्र का निर्माण कह लीजिए, का जो प्रयास है वो बिल्कुल एक भ्रम है। निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि ये सारी जो आलोचनाएं हमने की, इसका अर्थ ये नहीं है कि समाजशास्त्र का जो स्वरूपात्मक संप्रदाय है वो बिल्कुल बेकार, ऐसा नहीं होता है। इन्होंने जो सामाजिक संबंधों के प्रकारों का निर्माण तथा विश्लेषण किया है, उनका समाजशास्त्र के उन क्षेत्रों में महत्व है जो मानव संबंधों तथा सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। ऐसी कोई शरीर रचना विज्ञान नहीं है जो शरीर क्रिया विज्ञान, पारिस्थितिकी विज्ञान के तथ्यों का उपयोग न करता हो
और ना ही हम किसी ऐसे मनोविज्ञान की कल्पना कर सकते हैं जो जीव विज्ञान, शरीर रचना, शरीर क्रिया विज्ञान के तथ्यों के अभाव में काम कर सके। अर्थशास्त्र या राजनीति शास्त्र में ऐसी कोई भी पुस्तक या निबंध भी नहीं है जिसमें मनोविज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, जनसांख्यिकी, नीतिशास्त्र और यहाँ तक कि दर्शन शास्त्र की जानकारी का कहीं कोई उपयोग न हो। विज्ञान की स्वतंत्रता और विशेषता एक दूसरे विज्ञान की जानकारी से अलग रहने से नहीं बनती है, बल्कि अध्ययन की दृष्टिकोण, उपागम, घटना के पक्ष और विश्लेषण पद्धति आदि से निर्मित होती है। तो विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आगामी वीडियो तक के लिए धन्यवाद।